सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन सॉलिड एंगल्स की जो थ्योरी है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज सॉलिड एंगल। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो सॉलिड एंगल होता क्या है? तो सॉलिड एंगल को आप एक वॉल्यूम की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सॉलिड एंगल? अ सॉलिड एंगल इज एंगल विच इज मेजर्ड इन 3D। तो ऐसा एंगल जिसको आप 3D में मेजर कर रहे हैं तो वो हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, और ऐसा एंगल जिसको आप 2D में मेजर कर रहे हैं वो हो चुका है 2D और प्लेन एंगल। ठीक है, उसको आपने बोल दिया प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल में अपन क्या बोलते हैं, सर्कल में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, वो सब चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल में जो अपना एंगल मेजर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 360 डिग्री, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रेडियंस में 0 से 2 पाई रेडियंस। ठीक है, राइट। सो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि ये जो स्क्वायर शीट आपको दिख रही है जो मैंने शेड कर रखी है, ठीक है, इस स्क्वायर शीट का एरिया मैंने दे दिया है आपको, ये एरिया है 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, और इस स्क्वायर शीट की पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, तो पॉइंट पी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे है, तो ये जो ब्राउन वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ए, राइट। तो स्क्वायर शीट का एरिया है 4a स्क्वायर और इस स्क्वायर शीट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी से कितना है, स्मॉल ए है। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि ये जो स्क्वायर शीट है, ये स्क्वायर शीट पॉइंट पी पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी। सो यू नीड टू फाइंड दैट सॉलिड एंगल। ठीक है, और ये लेक्चर देखने के बाद में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड एंगल होगा, तो सॉलिड एंगल होगा ये कितना होगा, दैट सॉलिड एंगल विल बी 2 पाई बाय 3। ठीक है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे 2 पाई बाय 3 होता है और सॉलिड एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सॉलिड एंगल जो है इसको आप एक वॉल्यूम की तरह समझ सकते हैं। ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम 3D में होता है, इसलिए एंगल जो है उसको 3D में मेजर किया जा रहा है। तो हाउ टू कैलकुलेट द सॉलिड एंगल, यू नीड टू जॉइन ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ गिवन सरफेस एरिया टू द पॉइंट P at which we need to calculate the angle subtended which is solid angle, राइट। सो पेरिफेरी मतलब सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, जो भी आप उसको समझना चाहें। तो इस स्क्वायर शीट की सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर पे लाया करने वाला एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट को आपको पॉइंट पी से ज्वाइन करना है। तो अपने को इस तरह से कुछ पिरामिडल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पिरामिडल वॉल्यूम अपने को मिलेगा, है ना। तो इसको यहां से ज्वाइन कर दो ऐसे, है ना। तो ये जो पूरा अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये पिरामिडल वॉल्यूम जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज सॉलिड एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो वॉल्यूम है उसको अपन ने बोला सॉलिड एंगल। ठीक है, एंड एक और चीज, बाय कन्वेंशन जो अपना फॉर्मूला डिफाइंड है वो क्या है, ओम। जो सॉलिड एंगल होता है उसको अपन ओम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने 2D में क्या होता है एंगल, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, वैसे यहाँ पे अपन एंगल को बोलते हैं ओम। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो ओम प्रोनाउंस करते हैं अपन, वही वाला ओम है ये, है ना। एंड दिस इज इक्वेटेड विथ एस अपॉन आर स्क्वायर। तो एस क्या है, तो अपने क्वेश्चन में, अपने फॉर्मूले में जो एस है दैट इज द एरिया इंटरसेप्टेड। सो दिस इज द एरिया intercepted and this should be divided with the square of perpendicular distance. So this is the most important point. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली याद कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया इंटरसेप्टेड अपॉन आर स्क्वायर। याद तो करना ही है, लेकिन बिल्कुल इसको याद ही नहीं कर लेना है अपने को, है ना। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, इसका जो एप्लीकेशन है वो आप देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आने वाला है कि व्हाट इज एरिया इंटरसेप्टेड अपॉन आर स्क्वायर। और ओम कांस्टेंट होगा, if ohm is constant then we can say that s is proportional to r square, so it is very simple, right। तो अब एक प्री रिक्विसाइट अपने इस थ्योरी लेक्चर के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो क्या प्री रिक्विसाइट रिक्वायर्ड है, वो प्री रिक्विसाइट ये है कि यहाँ पे मैंने एक डिस्क बना रखी है। ठीक है, ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, ये एक डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क का रेडियस आप ले सकते हैं कैपिटल R, है ना। और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का एरिया वेक्टर इस तरह से है DA वेक्टर। तो कोई भी जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर हरदम उस सरफेस से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो ये भी बाय कन्वेंशन अपन बोल रहे हैं। तो इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर है वो DA वेक्टर है, मैंने आपको दिखा दिया है ना। और इस डिस्क का जो सेंटर है उसको आप ले सकते हैं पॉइंट O। सो दिस इज पॉइंट O एंड पॉइंट O टू O डैश को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, R है। और O डैश O वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है दैट इज R कैप। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। और ये जो डिस्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इस डिस्क का जो एरिया का मैग्नीट्यूड है दैट इज पाई टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर। और जो लाइन O डैश है वो एरिया वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है।
तो अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ ओ डैश और द लाइन विच इज और द प्रोजेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर आर कैप, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है यार, इसमें अपने को डी ए का कॉस अल्फा करेंगे। तो डी ए का जो कॉस अल्फा होगा, सो डी ए कॉस अल्फा जो है दैट कैन बी रिटन एज डी ए परपेंडिकुलर। सो दिस इज द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस डिस्क टू द लाइन ओ ओ डैश। तो ओ ओ डैश के परपेंडिकुलर है ये प्रोजेक्शन डी ए कॉस अल्फा। अब अपन क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस में जब यूज करेंगे इस चीज को, तो डी ए कॉस अल्फा को अपन लिखने वाले हैं डी ए वेक्टर डॉट आर कैप। मतलब आर कैप वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों का अपने को लेना है डॉट प्रोडक्ट। और क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उस अकॉर्डिंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विच इज डी ए वेक्टर एंड आर कैप वेक्टर इन आर केस। इतना क्लियर है आपको? तो ये सिंपल सी चीज है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि छोटे से एलिमेंट का एक लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन चाहिए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट प्रोजेक्शन इज डी ए वेक्टर डॉट आर कैप। ठीक है, तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि डी ए कॉस अल्फा कैन बी मैनिपुलेटेड एज डी ए वेक्टर डॉट आर कैप, राइट। तो आगे अपन एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज काम आने वाली है। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1, बेसिकली फॉर्मूला या जो भी आप इसको बोलना चाहें। सो अब अपन और नीचे बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की अपन बात करने वाले हैं। तो देखो क्या है, मैंने सबसे पहला इलस्ट्रेशन या सबसे पहला जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है वो क्या है, अ डिस्क एंड अ स्फेरिकल कैप। सो दैट इज द नेम ऑफ द इलस्ट्रेशन, डिस्क एंड अ स्फेरिकल कैप। तो मैं आपको इस इलस्ट्रेशन से ये समझाने वाला हूँ कि दो डिफरेंट सर्फेसेस एक पॉइंट पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हरदम सेम सॉलिड एंगल वहाँ पे सबटेंड करें। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ये डिस्क और ये स्फेरिकल कैप जो रेड कलर से मैंने शेड कर रखी है, ये दोनों ही चीज़ें पॉइंट ओ पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगी, है ना। तो बेसिकली आई एम टीचिंग यू हाउ टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल फ्रॉम 2 मेथड्स, राइट। तो पहले बात करते हैं मेथड 1 की, विच इज मोर टेक्निकल, एंड दोनों ही टेक्निकल है। दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा इंट्यूटिव है, पहला वाला ज़्यादा टेक्निकल है। तो अपने पास में यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इस डिस्क से पॉइंट ओ विच इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन आर केस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो कैपिटल आर। एंड अपना जो स्फेरिकल कैप है, उस स्फेरिकल कैप का जो बेस है उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से कितना है, कैपिटल आर है। और अपनी जो स्फेरिकल कैप है उसका रेडियस कितना है, √2 टाइम्स कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बेस, बट √2 टाइम्स कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैप। सो दिस इज √2 टाइम्स कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैप। ठीक है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अपन पहले बात करते हैं डिस्क की। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्क। तो डिस्क आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और डिस्क का जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है वो जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो अपन ने क्या किया, अपनी डिस्क पे कोई छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया छोटा सा। इस एलिमेंट का जो एरिया है वो कितना है, डी है, क्योंकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट है। और डिफरेंशियल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से पॉइंट करेगा, ठीक है, एंड दैट इज डी ए वेक्टर, राइट। एंड इस वाले वेक्टर को मैं आपके लिए बोल देता हूँ आर कैप वेक्टर विच इज ए यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर है वो। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मैं बोल देता हूँ अल्फा। तो ये एंगल है अल्फा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से पॉइंट ओ पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल कैलकुलेट करूंगा, और फिर ऐसे सारे एलिमेंट्स जो इस डिस्क में कंट्रीब्यूट करते हैं सबका सॉलिड एंगल ऐड करूंगा, तो मेरे को इस डिस्क की वजह से बनने वाला टोटल सॉलिड एंगल पॉइंट ओ पे मिल जाएगा। तो ये जेईई एडवांस के लिए एक बेसिक प्रीरिक्विजिट है जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जेईई एडवांस 2017 में एक फ्लक्स का क्वेश्चन आया था कि एक चार्ज का एक हेमिस्फेरिकल बॉल से कितना फ्लक्स पास करता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। वो सिंपल जब था जब स्टूडेंट सॉलिड एंगल पढ़ के गए थे, राइट। तो सॉलिड एंगल नहीं आता है तो हमको थोड़ा सा वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स अटक जाएंगे, तो नहीं पढ़ाया जाता है तो फिर दिक्कत आती है ना। तो 2 मेथड से होता है, आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं और सॉलिड एंगल से भी कर सकते हैं उस जेईई 2017 वाले क्वेश्चन को। बट फिलहाल अपन ऑफ टॉपिक बात नहीं करेंगे, अपन बात करते हैं कि अपना जो सर्कुलर डिस्क है ये डिस्क पॉइंट ओ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो अपन ने छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इस छोटे से एलिमेंट को मैं जूम करके यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट से अपना सॉलिड एंगल वाला जो छोटा सा एलिमेंट है वो ये है। तो ये अपना छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे। इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरह से पॉइंट कर रहा है, दैट इज डी ए वेक्टर,
है ना। और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पॉइंट ओ पे मुझे सॉलिड एंगल सबटेंड करना है और कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, इसकी पेरिफेरी वाले सारे पॉइंट्स को पॉइंट ओ से ज्वाइन करूंगा तो मुझे सॉलिड एंगल मिलेगा, वो पिरामिडल वॉल्यूम होगा, है ना। तो अब देखो जो ओम होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए डी ओम। सो डी ओम कैन बी रिटन एज डी एस अपॉन आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो डी एस है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू आर। सो इफ दिस डिस्टेंस इज ट्रीटेड एज आर नॉट, है ना, और अगर आर नॉट वेक्टर को मैं लिखता हूं आपके लिए आर नॉट इंटू आर नॉट कैप, तो मेरे पास ओपी वेक्टर आ जाएगा। तो पॉइंट पी भी लिख दिया मैंने, पॉइंट ओ भी मिल गया। तो ओपी वेक्टर मेरे पास कितना है, आर नॉट इंटू आर नॉट कैप। सो लेट्स ड्रॉ दिस यूनिट वेक्टर विच इज आर नॉट कैप इन आर केस, है ना। और इन दोनों के बीच में जो एंगल ले रहा हूं मैं, ये एंगल कितना है, दैट इज अल्फा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो मुझे तो बस डी ओम कैलकुलेट करना है और उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो डी ओम का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी द टोटल सॉलिड एंगल जो पूरी डिस्क पॉइंट ओ पे सबटेंड करेगी। और किसी भी एरिया का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन टू अ गिवन लाइन मैंने आपको कैलकुलेट करना थोड़े सेकंड्स पहले, मिनट्स पहले बताया था। वो कैसे लिखेंगे अपन, वी कैन राइट इट एज डी ए वेक्टर डॉट आर नॉट कैप, है ना, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड विथ आर नॉट स्क्वायर। और इसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 टाइम्स। यहाँ पे होगा डबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अपन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन इंटीग्रेशन करने वाले हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सिस मैंने आपके लिए बनाई है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाई है, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस ऐसे है और एक्स एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से है। तो अब देखो यहाँ पे नीचे मैंने इको डायग्राम आपके लिए बनाया है। तो इस डायग्राम की अगर अपन बात करें तो लेट्स से अपना जो एलिमेंट है डिफरेंशियल एलिमेंट वो यहाँ पे लाया करता है। तो ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे आपके लिए शेड कर दिया है। अब इस एलिमेंट, ठीक है, अब देखो क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस ये जो है ये y है क्योंकि इसी डायरेक्शन में अपनी y एक्सिस है। और x एक्सिस की अगर अपन बात करें तो x एक्सिस अपने स्क्रीन के अंदर वाले अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x होगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अपने को x मिल चुका है, मतलब अपन ने x और y को अज्यूम कर लिया है। तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, अपन क्या चाहते हैं, अपन तो अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और ये लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी और ये एंगल अल्फा है ही। तो कॉस अल्फा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, आर नॉट है, बेस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है। तो जो पॉइंट अपना कंसिडरेशन के अंदर है दैट इज द डिफरेंशियल एलिमेंट। इस डिफरेंशियल एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स अपन लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, वाई कोऑर्डिनेट हो गया वाई, और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो जेड एक्सिस की तरफ अपने को जाना है कितना, प्लस आर। तो जेड कोऑर्डिनेट हो गया आर। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर नॉट। सो दिस ग्रीन डिस्टेंस इज नथिंग बट आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो वो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ ग्रीन पेन से। दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये अपन ने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। अब देखो अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। सो लेट मी इंसर्ट सम स्पेस। ठीक है, तो 1 सेकेंड, या सो मैं नीचे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सॉलिड एंगल जो है अपना फिलहाल कितना आ चुका है, डी ए वेक्टर डॉट आर नॉट कैप अपॉन आर नॉट स्क्वायर। तो डी ए वेक्टर डॉट आर नॉट कैप को क्या लिख सकते हैं अपन, डी ए इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा, तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर नॉट वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। और कॉस ऑफ अल्फा कितना है, कैपिटल आर बाय आर नॉट, और एक आर नॉट स्क्वायर नीचे था तो नीचे बन जाएगा आर नॉट क्यूब। तो नीचे बन जाएगा अपने पास में आर नॉट का क्यूब, और ऊपर बचेगा एक तो कैपिटल आर, वो जो रेडियस है अपने डिस्क का वो, और कॉस अल्फा अपन लिख ही चुके हैं यहाँ पे। तो बचता क्या है फिर, डी ए, राइट। तो डी ए, और इसको अपने को 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो मुझे बताओ आप यहाँ पे डी ए की वैल्यू कितनी होगी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी ए, डी ए की वैल्यू होगी अपने पास में डी एक्स इंटू डी वाई, है ना। तो ये डी ए की वैल्यू आ चुकी है। तो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले अपन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को एक स्ट्रिप का सॉलिड एंगल मिल जाएगा। मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स को इस लाइन के अलोंग में इंटीग्रेट करूंगा तो इस स्ट्रिप का सॉलिड एंगल पॉइंट ओ पे कितना है वो मुझे मिल जाएगा, और सारी स्ट्रिप्स को मैं ऐड करूंगा तो मुझे नेट सॉलिड एंगल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है।
और जो सबसे पहले अपने को x की लिमिट्स लगानी है, तो x की लिमिट मैंने यहाँ पे लिख रखी है आपके लिए, वो कितनी है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस जो होगी दैट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो नेगेटिव इसका वहां से लेके पॉजिटिव ऑफ रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक अपन x की लिमिट लगाएंगे, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, माइनस कैपिटल आर से लेके प्लस कैपिटल आर तक। तो अपने को पूरी डिस्क का जो है सॉलिड एंगल मिल जाएगा पॉइंट O पे। अब ये इंटीग्रल एवेल्युएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वो अपने को अल्टीमेटली एवेल्युएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है ना, और वो इंटीग्रल अभी मैं एवेल्युएट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इजी मेथड है, उससे भी मुझे सॉलिड एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा। जो अपन ने पढ़ा था, तो एक सेपरेट लेक्चर बना हुआ है कोर्स में, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्फेरिकल कैप। तो एक स्फेरिकल कैप का एरिया कैसे निकाला जाए, उस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, है ना। तो स्फेरिकल कैप का एरिया अपन निकालना जानते हैं कितना होता है वो तो स्फेरिकल कैप का जो एरिया है दैट इज 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, है ना, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द स्फेरिकल कैप एंड एच इज द हाइट ऑफ द स्फेरिकल कैप। तो अपने इस केस में अगर अपन बात करें, तो इस स्फेरिकल कैप की हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी √2 टाइम्स कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर। तो इस स्फेरिकल कैप की जो हाइट है दैट इज गोइंग टू बी √2 माइनस 1 टाइम्स कैपिटल आर, हाइट हो चुकी है ना। और बेस रेडियस, ये जो बेस रेडियस है ये कितना है, कैपिटल आर है। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी वो जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। एच की वैल्यू यहाँ पे रखनी है अपने को इतनी, तो अपने को एरिया मिल जाएगा ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट, ठीक है, इतना अपन ने देखा। अब अपन बात कर लेते हैं, चलो किसकी, इस स्फेरिकल कैप का एरिया अपन शॉर्ट में एक बार दिखाई देता हूँ आपको मैं कैसे निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास में ये स्फेरिकल कैप दिख रही है आपको, तो अपन किसी भी थीटा पे गए और थीटा पे जाके अपन ने डी थीटा एलिमेंट लिया, ठीक है। तो डी थीटा एलिमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे आपको शेड करके दिखा रखा है। तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है अपने पास में आर डी थीटा। सो दिस डिस्टेंस इज आर डी थीटा, और ये जो सर्कमफेरेंस यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई टाइम्स दिस रेड लेंथ। ये रेड लेंथ कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, ठीक है। तो स्फेरिकल कैप का जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू व्हाट, पाई बाय 4। तो 0 टू पाई बाय 4, क्योंकि इस डायग्राम में निकाल रहा हूँ मैं स्फेरिकल कैप का एरिया, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 4 आर बाय आर। तो tan इनवर्स 1 कितना हो गया है, पाई बाय 4 हो गया है। तो आपको याद रखना है हरदम के लिए कि सॉलिड एंगल जो होता है एक डिस्क का वो कितना होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो यहाँ से निकल जाएगा। साइन थीटा किसको डिफरेंशिएट, साइन थीटा जो है वो किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है, माइनस कॉस थीटा को। तो पहले एक काम करो, 0 की लिमिट्स लगा दो, तो दिस शुड बिकम 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं पाई बाय 4, तो आपको सॉलिड एंगल नहीं, तो आपको स्फेरिकल कैप का एरिया मिल जाएगा। इस एरिया को आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 सेकेंड, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, या तो इसको आपको, सो लेट्स राइट आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आर परपेंडिकुलर कितना है बताओ। तो अपने इस डायग्राम की अगर अपन बात करें तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज √2 टाइम्स आर। तो √2 टाइम्स आर का स्क्वायर, तो आर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे √2 टाइम्स कैपिटल आर, तो अपने को मिलेगा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल अपने को मिल जाएगा इस तरह से। तो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं सॉलिड एंगल जो है दैट इज 2 पाई इंटू व्हाट, 1 सेकेंड, सो इट इज 2 पाई, या सो इफ अपन ने क्या किया है इस केस में, इस चीज को लिया है कैपिटल आर, तो उस हिसाब से अपना एरिया इंटरसेप्टेड ये आ चुका है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको आर की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैपिटल आर की जगह पे डालना पड़ेगा √2 टाइम्स कैपिटल आर। सो 2 पाई टाइम्स, तो √2 का स्क्वायर करो तो 2 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 45 इज 1 बाय √2, ठीक है। ये चीज़ आ चुकी है अपने पास में एरिया इंटरसेप्टेड, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड विथ 2 आर स्क्वायर। अब इससे ये चीज़ कैंसिल करेंगे अपन, तो अपने पास में जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1 का डबल, दैट इज 2 माइनस √2, एंड पाई वॉज ऑलरेडी देयर, सो दिस
is the solid angle formed by a spherical cap as well as a disc. तो आप जो इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे, जो मैंने इवैल्यूएट नहीं किया है, इस इंटीग्रल को जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो वो चीज़ कितनी आएगी? वो चीज़ आएगी 2 माइनस √2 टाइम्स पाई। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन है यहाँ पे, वो आपको करना है। अगर वो आप करेंगे तो सॉलिड एंगल इतना मिलेगा। पर फिलहाल डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि अपने पास में एक डिस्क है जिसका रेडियस अपने को पता नहीं, फिर भी बस अपने को थीटा पता है, तो वो थीटा रेडियस से पता चलेगा एनीवेज। तो अगर इस तरह से डिस्क है अपने पास में, तो ये डिस्क पॉइंट पी पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, जो इक्वेशन 2 में लिखा है, दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये चीज़ भी अपन देख ही चुके हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट जो है उसका एरिया वेक्टर हरदम बाहर की तरफ पॉइंट करता है, और ये गिवन लाइन से अल्फा एंगल बनाता है, तो डी ए कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय दिस स्मॉल डिस्क एट पॉइंट पी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप से लेके यहाँ तक की सारी चीज़ देख चुके हैं अपन, है ना। एंड राइट, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जिसको अपन प्रूव भी करने वाले हैं। अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉर्म जीरो सॉलिड एंगल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पी पे एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम जीरो सॉलिड एंगल बनाएगी। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि लेट से दिस, अपन ने कोई भी पॉइंट लिया इस पे, और इस पॉइंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे तो अपने को जीरो सॉलिड एंगल ही तो मिलेगा। मतलब देखो, जो मैंने ये चीज़ यहाँ पे शेड कर रहा हूँ मैं, है ना, ये एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, आप मान लीजिए इस एरिया को डी ए। तो डी ए जो है वो एक सर्कुलर एरिया है इस तरह से। तो ये सर्कुलर एरिया जो है, इस सर्कुलर एरिया की पेरीफेरी पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे तो अपने को सॉलिड एंगल मिलेगा। और एरिया की वैल्यू को आपको डिक्रीज करते जाना है, तो फाइनली जो सॉलिड एंगल होगा वो आपको जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो हरदम 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी एट एनी इंटरनल पॉइंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जीरो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी और इंटरनल पॉइंट पे 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी। तो अब अपन इन दोनों चीज़ को यूज करके अपन प्रूव करने वाले हैं गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वेटेड विद क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ को अपन करने वाले हैं आज प्रूव, और इसका इतना अमेजिंग प्रूफ आपने नहीं देखा होगा कहीं। ठीक है, देखा होगा आपने अगर कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको ये प्रूफ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नेट फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज नथिंग बट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन विद सर्कल। तो इस इंटीग्रेशन विद सर्कल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सरफेस इंटीग्रल। तो पूरी सरफेस पे अपन को इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, तो सरफेस इंटीग्रल उसको अपन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन विद सर्कल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू नेट फ्लक्स, है ना, विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ अपन प्रूव करने वाले हैं कि यार हाउ इट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसको फ्लक्स से प्रूव करेंगे अपन। तो अपन ने एक रैंडम यहाँ पे सरफेस लिया है। ठीक है, बहुत ही रैंडम सरफेस है ये, और इस सरफेस के अंदर मैंने कहीं पे भी एक चार्ज रख दिया है Q1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q1, और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज का एक मैं छोटा सा एलिमेंट लिया है, यहाँ पे एक डी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है द एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस पॉइंट्स आउटवर्ड्स, सो दिस इज बाय कन्वेंशन। ठीक है, कोई सा भी जो एरिया सरफेस आपने लिया है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हरदम बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, डी ए वेक्टर। और पॉइंट Q1 को ज्वाइन करने वाली लाइन इस सरफेस एरिया के सेंटर से जो लाइन, मतलब जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अपने को ये लाइन मिलेगी, ये वेक्टर मिलेगा। सो दिस इज R1 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन में आने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज R1 कैप। और सिमिलरली अपन ने इस सरफेस के बाहर एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस Q2। इस प्लस Q2 का पॉइंट P से जो डिस्टेंस है दैट इज R2, और जो वेक्टर है दैट इज R2 इंटू R2 कैप। ठीक है, एंड व्हाट इज पॉइंट P? पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द डिफरेंशियल एरिया। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां से सारे वेक्टर्स पास कर रहे हैं। और अपन एक चीज और अज्यूम करते हैं कि डी ए वेक्टर और R2 कैप वेक्टर के बीच में जो आने वाला एंगल है वो अल्फा 2 है, और डी ए वेक्टर और R1 कैप के बीच में आने वाला जो एंगल है वो अल्फा 1 है। तो इंटीग्रेशन विद सर्कल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपन को कैलकुलेट करना है, तो दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन विद सर्कल, क्योंकि ये क्या है? सरफेस इंटीग्रल है। तो इसको ब्रेक कर लीजिए आप, मतलब इस पॉजिटिव साइन को पहले आप ऑपरेट करेंगे, तो E1 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद सर्कल। विद सर्कल का मतलब क्या है? रैंडम सरफेस है और अपन सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आने वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ बाय R स्क्वायर इंटू R कैप।
तो KQ1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप एंड डॉट DA वॉज ऑलरेडी देयर। सिमिलरली अपन E2 के साथ भी करेंगे। तो अपने पास में दो इंटीग्रल बन चुके हैं, ये पहला इंटीग्रल और ये दूसरा इंटीग्रल। अब R1 कैप डॉट DA को अपन लिख सकते हैं DA इंटू कॉस α1, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सिमिलरली R2 कैप डॉट DA वेक्टर को अपन लिख सकते हैं DA इंटू कॉस α2। ऐसा लिखने के बाद में अपन को पता चलेगा कि ये जो चीज है, ये जो मैंने एनसर्कल कर रखा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज d(ओम)1 एंड ये चीज कितनी है, d(ओम)2 है। तो d(ओम)1 क्या है, d(ओम)1 का मतलब है ये जो डिफरेंशियल एरिया है, ये डिफरेंशियल एरिया Q1 पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, दैट इज d(ओम)1। और ये डिफरेंशियल एरिया इस Q2 पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, दैट इज d(ओम)2। और अपन जानते हैं कि एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर के किसी भी पॉइंट पे हरदम 0 सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी और अंदर के किसी भी पॉइंट पे हरदम 4π सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी पूरी ऑब्जेक्ट। लेकिन अपने को तो सिर्फ छोटे से डिफरेंशियल एरिया का पता चला है अभी तक। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन इंटीग्रेट ही तो करने वाले हैं। तो दिस इज नथिंग बट अपन को दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, राइट। सो दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो d(ओम)1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 4π, और d(ओम)2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास, 0 आएगी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। तो किस तरह से गॉस लॉ जो है वो प्रूव होता है ना। इसको 4π लिख देते हैं अपन। तो नेट फ्लक्स जो होगा दैट कैन बी रिटन एज k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, ये तो k की वैल्यू है। दिस इज मल्टीप्लाइड विथ Q1 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन इंटीग्रल ऑफ d(ओम)1 से, जो अपन जानते हैं कितना होता है, 4π होता है। तो यार इंटीग्रल ऑफ d(ओम)1 4π होता है, ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है तो मत करो याद, थोड़ी देर में अपन प्रूव करने वाले हैं इसको। दैट विल बी द एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इस 4π से ये 4π कैंसिल होगा और जो नेट फ्लक्स अपने पास में आएगा वो नेट फ्लक्स कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी Q1/ε0 एंड Q1 इज नथिंग बट इट इज द एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज एनक्लोज्ड चार्ज। तो दिस इज अ वेरी अमेजिंग प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो ये चीज़ अपन ने प्रूव किया सॉलिड एंगल को यूज करके, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ की इस लेक्चर की। तो प्लेन एंगल की बात कर चुके हैं अपन, L=r θ, लेट्स स्किप दैट, ठीक है। तो सॉलिड एंगल की बात करें अपन, तो होता क्या है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल भी सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक स्फेयर लिया है, ठीक है। एक सॉलिड स्फेयर अपन ने यहाँ पे लिया है जिसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना है इसका रेडियस। तो देखो इस स्फेयर के अंदर एक, मतलब मैं आपसे कैसे बोलूँ, हाँ, तो एक क्यूब है अपने पास में, इस क्यूब पे सर्कमस्क्राइब्ड है एक स्फेयर, वो स्फेयर है ये, है ना। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ अपना जो क्यूब है उस क्यूब की जो साइड लेंथ्स हैं वो कितनी है, 2a है, ठीक है। ये 2 है, मतलब यहाँ से आधी डिस्टेंस a हो जाएगी, आधी डिस्टेंस a हो जाएगी। तो ये डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा, a/√2, वो चीज़ भी अपने को पता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो अपने को इस क्यूब का क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। एनीवेज अगर अपन बात करें फिलहाल, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने वो चीज़ आपको सबसे पहले बताई थी कि दो सरफेसेस जो है, दो डिफरेंट सरफेसेस जो है वो सेम पॉइंट पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकती हैं। सो दैट इज मे बी, है ना। सो टू डिफरेंट सरफेसेस मे सबटेंड सेम सॉलिड एंगल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। ये चीज़ अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं। ये इंटीग्रल आप निकालेंगे तो ये 2 - √2 टाइम्स पाई ही आएगा। दूसरे मेथड से भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो या तो अपन ने कहाँ तक देख लिया था, हाँ ये चीज़ यहाँ तक आए थे अपन। तो देखो क्या है यहाँ पे, अब ये स्फेयर अपने पास में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्फेयर है इसमें टोटल अपना एक क्यूब एनक्लोज्ड है। इस क्यूब के कितने फेस है, इस क्यूब के 6 फेसेस है ना। अपन ने कोई भी एक फेस लिया और अपन ने बोला कि उस फेस का सॉलिड एंगल कितना है एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, लेट्स कॉल इट ओम0। सो इफ ओम0 और हाँ या, तो ओम0 इज द सॉलिड एंगल, तो इसका अपन को 6 गुना करना है, तो दिस नंबर शुड बी इक्वेटेड विद 4π। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ओम0 जो है दैट इज इक्वल टू 2π/3, इस तरह से आता है, ठीक है। तो अपन एक्चुअली ये चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रल को अपन इवैल्यूएट करेंगे तो वो चीज़ कितनी आएगी, 4π आएगी। इस तरह से होता है कि एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, एक स्फेयर क्या है, स्फेयर हॉलो स्फेयर क्या है, एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। तो एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो है अंदर के किसी भी पॉइंट पर हरदम जो है 4π सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, राइट। अब नीचे आते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो PDF है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड ये PDF में शेयर भी करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली आप इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट से जहाँ पे
जहाँ से मैंने कंटेंट लिया है, राइट, एज इट इज़ नहीं लिया है, दिस इज मॉडिफाइड, वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी हैं एनीवेज। सो तो यहाँ पे मैंने एक स्फेयर लिया, कंसिडर ए स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इस स्फेयर पे मैंने कोई सा भी पॉइंट लिया है, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी। तो ये है पॉइंट पी। यहाँ पे वापस से मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है। इस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज एन कैप, वो बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, और जो रेडियस वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज ऑल्सो आर कैप, और आर कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। दूसरी चीज अपन बात करें, अगर कोई भी पॉइंट है वो स्फेयर के ऊपर लाई करता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x, y, z, so we can say that x square plus y square plus z square is equal to r square. So this is Pythagoras theorem और डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, तो ये डायग्राम बहुत क्लियर है अपने आप में, ठीक है। तो ये डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में ये जो क्यूब आपको दिख रहा है अंदर ब्लैक कलर से, इस क्यूब का मैं टॉप मोस्ट फेस ले रहा हूँ, ठीक है। ये टॉप मोस्ट फेस जो है इस क्यूब का वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं देखने वाला हूँ कि ये जो फेस है ये सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, और अपनी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो इस तरफ है एक्स एक्सिस और इस तरफ है कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस ले लेते हैं इसको अपन। सो दिस इज जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस आप ले सकते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो दिस इज 90 डिग्री, है ना, राइट। तो सेम अप्रोच रहेगी अपनी, अपन ने कोई सा भी डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट जो है वो क्यूब के फेस पे लाई करेगा। तो क्यूब का जो फेस है वो आपको किधर दिख रहा है, ये रहा, ये जो मैंने अभी भी शेड किया ना, इस पे अपन ने एक एलिमेंट लिया था छोटा सा डी ए, जिसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी डी एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि ये जो एलिमेंट है दिस इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, ठीक है। और इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ पॉइंट करता है, दैट इज डी ए वेक्टर, और आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है आपको दिख रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो फाई है। तो कॉस फाई की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो मैं लेता हूँ आर नॉट पहले की तरह, और जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है अपनी, बेस की वैल्यू होगी ए। सो व्हाट इज ए नाउ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपना जो स्क्वायर है, जो फेस है, उसकी जो साइड लेंथ है दैट इज 2a, तो 2a का आधा कितना हो चुका है ए। तो वो चीज़ आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। तो स्फेयर के अंदर क्यूब सर्कमस्क्राइब्ड है, तो ये लेंथ ए ही होगी, कौन सी लेंथ, ठीक है, ये वाली जो लेंथ आपको दिख रही है ये लेंथ है ए, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन ने cos फाई की वैल्यू निकाली, और वापस से जो सॉलिड एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी एन कैप डॉट डी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना। तो एन कैप डॉट डी ए को अपन वापस से लिख सकते हैं cos फाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो मैं आपको बता चुका हूँ यार कितनी बार कि डी ए वेक्टर डॉट आर कैप को अपन क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस फाई, और डी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, डी एक्स इंटू डी वाई है, और cos फाई में एक आर नॉट और आएगा, तो दिस शुड बिकम आर नॉट का क्यूब। आर नॉट की वैल्यू वापस से अपन निकालेंगे, क्योंकि अपना जो एरिया एलिमेंट है छोटा सा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, a, बिकॉज दिस एलिमेंट लाइज इन द प्लेन z इक्वल टू a, राइट। तो cos फाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन आर नॉट स्क्वायर ये बन जाएगा, आर नॉट की वैल्यू आप ये रखेंगे, तो फाइनली अपना जो सॉलिड एंगल है वो इतना आएगा। तो ये इंटीग्रल कुछ इतना बच जाएगा जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रीरिक्विसाइट क्या है इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए, कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इस चीज़ को इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो वो मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। एनीवेज बात करते हैं लिमिट्स की, तो डी एक्स और डी वाई की लिमिट्स की अगर अपन बात करें, तो डी एक्स की लिमिट्स तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपको दिख रही होगी, तो डी एक्स और डी वाई दोनों की जो लिमिट्स है वो -a से a तक लग जाएगी, ठीक है। और इस इंटीग्रल को आप इवैल्यूएट करेंगे तो वो चीज़ आनी चाहिए अपने पास में 2π/3, राइट, एंड दैट वाज ऑल अबाउट, ठीक है। तो इतना ही था ये लेक्चर अपना। तो ये इंटीग्रल मैंने सॉल्व करके बताया आपको। तो इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं देखो, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो आपको क्या करना है, x की जगह रखना है tan थीटा, तो सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू a tan थीटा, वन सेकेंड, या सो x जो है दैट इज इक्वल टू a tan थीटा, ये चीज़ आ चुकी है अपने पास में, है ना। x को a tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा a क्यूब sec क्यूब थीटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर चीज़ें कुछ कैंसिल हुई क्योंकि हम x इक्वल टू a tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच जाएगा dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। और उस हिसाब से
ये चीज़ बच जाएगी, सेक थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/cos थीटा, तो दिस शुड बिकम दिस। और फिर cos थीटा किसको डिफरेंशिएट करने से आता है, माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा को। तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने से आता है cos थीटा, और थीटा की जगह रखना अपने को tan इनवर्स x/a। तो छोटा सा मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू रीड करनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फाइनली साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी, x/√x² + a², है ना। तो फाइनली इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, तो अपना जो इंटीग्रल होगा dx/x² + a² की पावर 3/2, वो कितना आ जाएगा 1/a² इंटू x/√x² + a² प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि अपने पास में लिमिट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उस चीज़ में। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर यार, ठीक है, हो चुका है ये खत्म। तो सॉलिड एंगल अपन देख चुके हैं, 2π/3 जो है क्यूब का एक फेस इतना एंगल सबटेंड करता है सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। तो टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 × 2π/3 के हिसाब से कितना आ जाएगा सॉलिड एंगल, 4π। तो ये प्रूफ है कि एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या एक क्लोज सरफेस अंदर के किसी भी पॉइंट पे 4π सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो काफ़ी अमेजिंग लेक्चर था ये, और बिल्कुल स्क्रैच से मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो जीरो से लेके एडवांस तक का लेक्चर था ये। उसके बाद एक लेक्चर और आएगा, दैट विल बी फ्रॉम एडवांस टू ओलंपियाड, ठीक है। उसमें अपन टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री को एक्सप्लोर करेंगे, एंड दैट इज माय फेवरेट थिंग। मिलता हूँ आपसे उस लेक्चर में। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी यूजफुल, सो दिस इज वेरी अमेजिंग, है ना। तो काफ़ी कुछ देखा अपन ने इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी हमने कि दो डिफरेंट सर्फेसेस सेम पॉइंट पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। उसका प्रूफ अपन देख चुके हैं। ये जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है, इसको आप इवैल्यूएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 - √2 टाइम्स पाई। और अपन जानते हैं कि एक डिस्क जो है वो किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, 2π × 1 - cos थीटा। एंड ये भी देख चुके हैं अपन कि डी ओम जो है दैट इज इक्वल टू एस परपेंडिकुलर अपन r², सो दैट इज dA cos α अपन r²। एरिया का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन करना अपन ने देखा, और फिर फाइनली अपन ने देखा था क्या कि स्फेरिकल कैप का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 2π r² sin थीटा d थीटा को इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 तक। तो वो चीज़ अपने को मिल जाएगी जहाँ से अपन ने सॉलिड एंगल कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो रेडियस है, इस केस में रेडियस कैपिटल आर है, अपने केस में रेडियस को अपने को √2r से रिप्लेस करना पड़ेगा। इतना था ये सब कुछ, ठीक है। और फ्लक्स, सबसे ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल पार्ट जो था इस लेक्चर का, वो क्या था कि अपन ने गॉस लॉ को प्रूव किया कि हाउ नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन ये इस चीज़ का भी प्रूफ देख चुके हैं कि हाउ डी ओम 1 का जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू 4π, ये कैसे हुआ, इसका भी प्रूफ अपन देख चुके हैं, ठीक है। और दैट, ठीक है, तो ये सब चीज़ अपन देख चुके हैं। और हाँ, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वेबसाइट भी मिल जाएगी जो वॉल्फ्राम मैथमेटिक्स की वेबसाइट है सॉलिड एंगल की। सिंपली गूगल पे जाके आप सॉलिड एंगल्स लिखेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।